I would not wait you guys. So we wanted to also give as much as possible more time to our honorable speaker, Mr. Sunil Soshi ji. I would like to give some short introduction about him before we start. Dr. Joshi ji was born in 1956. He completed his BAMS degree in 1980. After that, he also worked from 1981 to 1985 in Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad in Aurangabad and Jalna. From 1986, he started to work in a village named Dhat, wherever its medical facilities at that time not available. He also worked around 30 years for helping to these people. He was also in a school committee, in a peace committee. He was also administrator for the Chikli Cooperative Bank. He was also a Senate member from Dr. Babasaheb Ambedkar University. Since childhood, he already joined to Rashtriya Swayamsevak Sangha. Till 2011, he was working for Akola Vibhag administrator. From 2012, he started working for Arogya Bharati for the West region. And since 2014, he is the Arogya Bharati Mahasachiv. He is working for Sangha since 55 years, and he is a third year teacher for the Rashtriya Swayamsevak Sangha. So I would like to ask Dr. Joshi ji about his important words for today's Shaka. Dr. Joshi ji, please continue. सभी को नमस्कार। मेरी आवाज सब तक अब तक पहुंच रही है? हाँ Yes. नमस्कार, पूछ रहे हैं। ठीक है ठीक है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना और ये जो नया वर्ष प्रारंभ हुआ है उसी के लिए आप सभी को नए वर्ष की भी शुभकामनाएं मैं भारतवर्ष से आप सभी को देता हूं। मेरे लिए हर्ष की बात है कि आज आप सभी को और देखने का, मिलने का, आपसे संवाद करने का अवसर मुझे मिला। वैसे तो बाल अवस्था से स्वयंसेवक होने के नाते आपकी शाखा देखकर बड़ा आनंद हुआ, गर्व भी महसूस किया। अभी मेरे परिचय में जो बताया कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और अभी मेरा दायित्व आरोग्य भारती का है। तो आरोग्य भारती में जो काम चलता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के लिए मैं शेयर करूंगा और उसके पश्चात थोड़ा जो जीवन शैली के बारे में आपको बताना है। आपने लिखा है हेल्थ इज वेल्थ, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुछ जानकारी आपको लेना है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा समय उसके लिए रखेंगे। आरोग्य भारती का काम वैसे तो संघ के जो पूर्व में सर कार्यवाह जी रहे भैया जी जोशी और 2002 के समय में जो अखिल भारतीय सेवा प्रमुख थे उन सभी ने कुछ अपने स्वयंसेवक बंधुओं के साथ जो आरोग्य क्षेत्र में पहले से ही काम करते थे सबके साथ बैठकर कुछ विचार विमर्श किया और ध्यान में ऐसा है कि आरोग्य शब्द को जब उच्चारण करते हैं तो ध्यान में आता है कि आरोग्य का सीधा और संबंध चिकित्सा या कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर्स ऐसा आता है। ये तो ठीक है कि कोई व्यक्ति यदि अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य होता है, ये तो ठीक है। लेकिन व्यक्ति बीमार ही न पड़े इसीलिए प्रिवेंशन में काम करने की आवश्यकता महसूस हुई और जितने भी संगठन इस क्षेत्र में कार्यरत है वे सभी चिकित्सा के पार्ट में ज्यादा काम करते हैं। आरोग्य भारती का चिकित्सा का पार्ट बहुत ही
नगण्य, बहुत ही कम है। और ज्यादा कार्य जो है वो प्रिवेंशन में है, प्रबोधन में है। ध्यान में ऐसा है कि 2002 में जब बैठे थे तो ध्यान में ऐसा है कि समाज में इन बातों का प्रबोधन करने की आवश्यकता है। और ये जो प्रबोधन है वो अपना स्वास्थ्य हम कैसा ठीक रख सकते हैं, इसके लिए करने की आवश्यकता है। और उस समय जो सूर्य नारायण राव जी थे, भैया जी जोशी थे, और अपने हमारे पूर्व के जो संस्थापक न्यासी है राघवेंद्र जी कुलकर्णी, जो स्वयं सर्जन है मॉडर्न मेडिसिन के, और MBBS MS के बाद अपना स्वयं का उनका अस्पताल था हैदराबाद में। इन सब बंधुओं ने बैठकर और सोचकर धर्मंतरी के शुभ अवसर पर 2002 को कोच्चि में और आरोग्य भारती का कार्य प्रारंभ किया। आज लगभग 20 वर्ष आरोग्य भारती के काम को पूर्ण हुए हैं, और हम यह महसूस करते हैं कि व्यक्ति ने स्वयं का जो स्वास्थ्य है, जैसा आयुर्वेद में कहा है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, पहले ये कड़ी है स्वास्थ्य का, जो आयुर्वेद में जो उल्लेख है उसमें, यानी स्वस्थ व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य का ठीक से रक्षण करना चाहिए, ये पहले बताया है। जो हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सही है कि खुद के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यक्ति को ज्यादा कुछ व्यय करने की, ज्यादा समय देने की, कुछ ज्यादा संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं, सामान्य बातों से और व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इस बात को और इन विषय को समाज के हर वर्ग के साथ पहुंचाना, यह ध्यान में लेकर और आरोग्य भारती आगे बढ़ती रही। आज हम कह सकते हैं कि हमारे आरोग्य भारती के कार्य की दृष्टि से 871 जो जिले हैं उसमें से लगभग मोर देन 85% जिलों में आरोग्य भारती का काम चलता है। कार्य की दृष्टि से 40 प्रांत आरोग्य भारती के हैं। लगभग सभी प्रांतों में, जो पूर्वांचल का जो हिस्सा है, असम, मणिपुर, नागालैंड, वो थोड़ा देरी से, अभी एक 3-4 वर्ष पूर्व कोरोना के बाद अच्छी स्थिति आई है और काम प्रारंभ हुआ है। हर व्यक्ति का जो मनीषा होती है कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है। लेकिन हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उसकी एक प्रकृति होती है, वो जहां पर रहता है उसकी एक परिस्थिति भी होती है। जैसे आप अभी सब बंधु जो मेरा वक्तव्य सुन रहे हैं, आप जर्मनी में निवास करते हैं। ये पूरा जो देश है लगभग ठंडी, यानी ज्यादा, जिसमें हम कहेंगे कि पूरा बर्फ वाला और पूरा हिस्सा है। भारतवर्ष में ये स्थिति ज्यादा नहीं रहती, कुछ प्रांतों में होती है, लेकिन भारतवर्ष की स्थिति ऐसी है कि लगभग चारों ऋतु भारतवर्ष के और सब बंधुओं को देखने को मिलते हैं। तो जहां जैसा देश है वैसी स्वास्थ्य की स्थिति होती है। और इसको भी हमने अधोरेखित किया है कि सबसे जब हम वार्ता करते हैं तो अपने देश में हम जहां रहते हैं वहां के देश काल परिस्थिति के अनुसार और अपने स्वास्थ्य को संभालना, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक मूलभूत तो सिद्धांत होता है स्वास्थ्य का, उसको बताना। वैसे तो आमतौर पर सब जानने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन ध्यान में ऐसा आता है कि हम जब मैं तो पूरे देश में जब प्रवास करता हूं तो ध्यान में आता है कि सामान्य स्वास्थ्य के नियम को भी अपने जीवन में उसका अनुसरण नहीं करना, ऐसे बहुत बंधु मिलते हैं। और इसी कारण, जैसा हम कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जीवन शैली का ठीक न होना और उससे जनित रोगों की संख्या धीरे धीरे अपने देश में, भारतवर्ष में तो बहुत बड़ी है, विश्व में भी हम देखते हैं कि
केवल और विकृत जीवन शैली, खान पान की चीजों से ठीक न होने से और कई प्रकार की व्याधियां और उससे ग्रसित व्यक्ति दिखते हैं। तो इसको, इस स्थिति से समाज को ठीक करने के लिए और आरोग्य भारती समाज में जाकर काम करती है। वैसे तो लगभग 16-17 प्रकार के आयाम आरोग्य भारती के कार्य के हैं। जैसा अभी अभी आप सभी ने किया होगा, धन्वंतरी का स्मरण किया होगा, धन्वंतरी धनत्रयोदशी जिसको कहते हैं, धन्वंतरी जयंती, जो भारतवर्ष में तो बड़े और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस नाते, और इस वर्ष की जो थीम थी, हर घर हर दिन और हर घर आयुर्वेद, ऐसी स्थिति को लेकर, और आयुष मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसने पूरे भारतवर्ष में उसका आयोजन किया था। केवल एक ही पैथी के बंधु इसको और मनाते ऐसा नहीं है। आरोग्य भारती का जो स्वरूप है उसमें सभी चिकित्सा पद्धति को मानने वाला जो वर्ग है, जिसको हम एलोपैथ डॉक्टर कहते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर कहते हैं, होम्योपैथी के है, योगा के है, सिद्ध के है, और जो ट्रेडिशनल हीलर्स है, ऐसे सब व्यक्तियों, मेडिकल नॉन मेडिकल, सबको जोड़कर और आरोग्य भारती का काम चलता है। वैसे ये धन्वंतरी जयंती अभी जो पूरे देश में और देश के बाहर के हिस्से में आपने भी कुछ स्मरण किया होगा धन्वंतरी का। ऐसा उस दिन जो आरोग्य की देवता है धन्वंतरी, धनत्रयोदशी यानी गहने या सोने की जो वस्तु है उनका पूजन, धन का पूजन ऐसा अपेक्षित नहीं है। उसमें है धनत्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी जो और समुद्र मंथन से और सबके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, और जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने आगे चलकर कुछ शास्त्र समाज के लिए जो बताया, ऐसे धन्वंतरी जी का स्मरण करना, ये धन्वंतरी जयंती के दिन हम सब लोग करते हैं। आप सब जो ज्वाइन होते हैं सब कार्यक्रमों में, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो आरोग्य भारती का भी आयाम है, उसमें हम लोग सब लोग काम करते हैं। आरोग्य भारती का जो काम चलता है उसमें भारतीय स्वास्थ्य जीवन पर आधारित कुछ जो गतिविधियां हैं उसको हम चलाते हैं। भारत का जो एक स्वास्थ्य नीति है, भारत का जो एक स्वास्थ्य चिंतन है, और उसको आधारभूत मानकर और आरोग्य भारती की कार्यक्रमों की रचना आरोग्य भारती ने की है। और ये भारतीय स्वास्थ्य चिंतन का जो आयाम है उसमें समाज के ऐसे प्रबुद्ध जनों को जोड़कर और कुछ बातों पर चिंतन करना, जैसा 2017 में और केंद्र सरकार ने अपने हेल्थ पॉलिसी जो बनाई थी, उस समय आरोग्य भारती ने भी कुछ प्रारूप बनाकर केंद्र सरकार को दिया था। उसमें से कई बातें केंद्र सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया और अपने नीति में उसको रखा है। ऐसा भारतीय स्वास्थ्य चिंतन नीति में कई प्रकार के सेमिनार्स, कई प्रकार के कुछ पेपर्स पब्लिश करना, समाज में कुछ बातों को लाने के लिए प्रयास करना, ऐसा सब काम ये जो आयाम है भारतीय स्वास्थ्य चिंतन का उसमें चलता है। ये जो छात्र पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें भी चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ने वाले जो छात्र है उनमें भी एक आरोग्य भारती का आयाम चलता है। सुदूर जो अपना क्षेत्र है, जिसको वनवासी क्षेत्र हम बोलते हैं, जहाँ कोई चिकित्सक नहीं उपलब्ध है, ऐसे स्थानों पर कुछ पढ़े लिखे बंधु भगिनी को प्रशिक्षित करना, उनको आरोग्य मित्र बनाना, और वो अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति को संभालने के लिए उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। और ऐसे जो आरोग्य मित्र है पूरे देश में, और ऐसे सुदूर इलाकों में जहाँ चिकित्सक नहीं पहुंचता, वनवासी क्षेत्र है, वनवासी अंचल है, ऐसे पूरे क्षेत्र में और आरोग्य मित्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी आरोग्य भारती के प्रयास से पूरे देश में लगभग 25,000 से ज्यादा और आरोग्य सेवक काम कर रहे हैं। हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहां आरोग्य मित्र का काम चलता है, सामान्य व्याधियों के लिए, और डॉक्टर्स के पास जाने की सुविधा तो नहीं होती, लेकिन जाने का काम भी नहीं पड़ता। अपने घर के जो कुछ चीजें हैं उससे, या अपने आजू बाजू में जो वनौषधि है उससे, और वो जो आरोग्य मित्र है छोटे छोटे जो बीमारियां उसका इलाज कर लेते हैं।
उनको ये भी प्रशिक्षण देते हैं कि कब कौन सी स्थिति में और उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। ये भी बातें उन आरोग्य मित्र को ज्ञात रहती है। ऐसा एक अच्छा काम ये सब आरोग्य मित्र पूरे देश में और कर रहे हैं। और छोटे-छोटे बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाने का जो खर्चा था, ऐसे वनवासी क्षेत्र के बंधुओं का, उससे वो बचे हैं। ऐसा भी अनुभव अब धीरे-धीरे आ रहा है। विद्यालय में जाना, विद्यालय के जो छात्र होते हैं उनका प्रबोधन करना, और विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम ऐसा भी चलता है। एक विद्यालय को गोद लेने के बाद लगभग 5 वर्ष तक उस विद्यालय में आरोग्य भारती के कार्यकर्ता और काम करते हैं, और कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं जिससे हम महसूस करते हैं कि अब ये विद्यालय अच्छा स्वस्थ विद्यालय की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसा कार्य चलता है। महिला आयाम तो आरोग्य भारती का अलग से है। गर्भ संस्कार का भी काम महिलाओं में, नवदंपति जो होती है उनमें आरोग्य भारती के कार्यकर्ता करते हैं। और सुप्रजा के लिए जो प्रयास चलता है ये गर्भ संस्कार आयाम में, उसके लिए आरोग्य भारती के कार्यकर्ता प्रयासरत रहते हैं। ऐसे कई लगभग 16-17 जो आयाम है आरोग्य भारती के, हर एक की जानकारी देना तो संभव नहीं है, लेकिन उसका समय ज्यादा जाएगा। तो ऐसे कुछ आयामों में और आरोग्य भारती का काम निरंतर चल रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आरोग्य भारती के काम से एक वायुमंडल पूरे देश में बन रहा है, और सभी पैथी के डॉक्टर्स अब ये मानते हैं कि हमारे पैथी की भी कुछ मर्यादा है। हर पैथी में हर डिसीज के लिए, हर व्याधि के लिए उपचार तो नहीं होता, अन्य पैथी की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो एक मानस अब धीरे धीरे अपने भारतवर्ष के सभी चिकित्सकों में, जहां आरोग्य भारती का काम अच्छा है, जितने बंधु आरोग्य भारती के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, अब वो ये मानने लगे हैं कि होलिस्टिक व्यू से और ट्रीटमेंट की आवश्यकता समाज में है। जिस व्याधि में जिस पैथी की ज्यादा आवश्यकता है उसका और एप्लीकेशन करना चाहिए, ऐसी एक मानसिकता जो चिकित्सकों में पहले नहीं थी। और एक मंच पर आकर चिकित्सा क्षेत्र के लिए सोचने का एक मन और आरोग्य भारती के कार्य से अब एक माहौल धीरे धीरे और बन रहा है। कई जगह ऐसे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स जो होलिस्टिक पद्धति से और इलाज करने के लिए अब अपना कार्य प्रारंभ किए हैं। ये छोटी सी जानकारी देने का मैंने प्रयास किया। अपना अभी जो कोरोना का कालखंड हुआ था, आपके देश में भी कोरोना के लिए कुछ लोगों को उसका और क्षति हुई, भारतवर्ष में भी, और 2 बार जो कोरोना की लहर आई उसमें आरोग्य भारती के कार्यकर्ता ने सब समाज को साथ में लेकर, चिकित्सकों को साथ में लेकर, समाज के अन्य बंधुओं को साथ में लेकर, सेवा के क्षेत्र में जिनकी रुचि है ऐसे सबको जोड़कर और एक बड़ा काम अपने पूरे देश में किया, जिसमें सामान्य व्यक्तियों को कोरोना से बचने के उपाय बताना, कुछ दवाइयों का वितरण, इसमें होम्योपैथी के प्रिवेंशन वाली दवा थी, और आयुर्वेद के कुछ प्रिपरेशंस जिसमें काढ़ा बनाकर उसका सेवन करना, और ऑनलाइन कुछ बंधुओं के लिए ट्रीटमेंट का भी एक काम आरोग्य भारती के डॉक्टर्स ने किया। पूरे देश में एक अच्छा कोरोना के कालखंड में और समाज को इस स्थिति से और बाहर आने के लिए जो कार्य आरोग्य भारती ने किया, एक बड़ा काम मैं समझता हूँ सेवा का आरोग्य भारती के कार्यकर्ताओं ने कोरोना कालखंड में किया। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूरे देश में जो मनाया गया उसमें भी, और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक जो अपने जो क्रीड़ा क्षेत्र में कार्यरत क्रीड़ा भारती एक अपना काम चलता है, आरोग्य भारती और क्रीड़ा भारती ने मिलकर, और ये जो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का एक जो संकल्प किया था, उससे भी ज्यादा सूर्य नमस्कार पूरे देश के और समाज को जो अपील किया, समाज में जो कुछ योजना बनी
उससे उसको लक्ष्य को हम पूरा कर पाए। लगभग ऐसे कुछ काम आरोग्य भारती के पूरे देश में चलते हैं। लगभग एक 25 ऐसे पूर्णकालिक प्रचारक बंधु आरोग्य भारती के काम में जुड़े हैं। संघ क्षेत्र में प्रचारक तो होते हैं, हर क्षेत्र को कुछ न कुछ प्रचारक दिए जाते हैं। तो ऐसे कुल संख्या आरोग्य भारती में काम करने वाले पूरा समय और प्रचारक ऐसे मिलकर 25 के आसपास ऐसी संख्या है। गत 2 वर्षों से 2 महिलाएं ऐसी हैं कि जो पूरा समय देकर आरोग्य भारती का काम करती है। विद्यार्थियों में, वनवासी क्षेत्र में, महिलाओं में, समाज के हर स्तर के और बंधुओं के लिए आरोग्य भारती का स्वास्थ्य प्रबोधन का काम चलता है। मैं समझता हूं कि आरोग्य भारती की जानकारी मुझे जो देनी थी वो प्रारंभ में मैंने दी। अब थोड़ा सा अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए, इसके बारे में एक 10-12 मिनट में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। समय का थोड़ा सा पालन करने का मैं प्रयास करूंगा। बीच में आप मुझे बता भी सकते हैं कि समय हो रहा है, तो आप मुझे थोड़ा इंटीमेट भी कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन जब हम कहते हैं, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ऐसा जब हम कहते हैं, आरोग्य भारती का तो एक जो स्लोगन है उसमें तो हम कहते हैं कि आरोग्यम मम स्वभावः अधिकार कर्तव्यम च, ऐसा भी आरोग्य भारती के और हमारा एक स्लोगन है। हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हर एक का और अपना स्वास्थ्य ठीक रखने का एक दायित्व भी होता है, अधिकार भी होता है, कर्तव्य भी होता है। तो हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपनी जो जीवन शैली है उसको यदि हम ठीक करते हैं तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी आयु और एक निरोगी काया, निरोगी मन हमको प्राप्त हो सकता है। कुछ ज्यादा उसके लिए प्रयास करने की, ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने जीवन शैली को यदि हम ठीक करते हैं, जैसा आयुर्वेद शास्त्र में तो कहा है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय जागना। आप जितने भी और देश के लिए काम करने वाले और जो व्यक्ति है या जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने हमको कुछ ज्ञान दिया है, ऐसे सभी का जीवन चरित्र जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें आती है कि एक 6-7 घंटे की नींद के बाद पूरा समय और काम में रहना। तो ये सब करते समय सब जितने भी महापुरुष जिन्होंने ही बताया है, आयुर्वेद में तो इसका उल्लेख भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो हम प्रयास तो कर सकते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें देर रात तक काम करने का यदि कुछ प्रावधान होगा तो थोड़ा जल्दी कैसा उठ सकते हैं। 6 घंटे की नींद के बाद जल्दी उठकर स्वयं के लिए कुछ समय देकर कुछ बातें करना, ये अत्यंत आवश्यक है। अपना काम तो करना ही है, अपना जॉब तो करना ही है, लेकिन इसमें से कुछ समय निकालकर कुछ जो जीवन शैली के बिंदु है उसका पालन भी करना, वही तो, तभी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ बताए हैं, 4 पुरुषार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थ जो है, उसको यदि पाना है, वहां तक पहुंचना है, उसकी जिम्मेदारी को निभाना है, तो उत्तम आरोग्य उसके मूल स्थान में है। तो आरोग्य के, उस आरोग्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। तो हमने समय देना चाहिए इन बातों के लिए। जल्दी से उठना है, उठने के बाद थोड़ा सा जो है व्यायाम की जो बात है, आजकल तो पूरे विश्व में और योगासन है, व्यायाम है, अलग प्रकार के व्यायाम के प्रकार भी है। उसको, उसका प्रचार प्रसार भी बहुत है, उसको अपनाने वाले बंधु भी बहुत है, लेकिन उसको ठीक ढंग से करने की आवश्यकता भी होती है। जैसा योगासन का जो विषय है, उसमें किसी से योगासन सीख कर और वो सही
पद्धति से योगासन करने से ही उसका लाभ होता है। अन्यथा ऐसे कई लोग मिलते हैं कि मैं तो प्रतिदिन योगासन करता हूँ फिर भी मुझे और ये व्याधि हो गई, ऐसा कहने वाले लोग होते हैं। जब ध्यान में आता है कि वो सही तरीके से योगासन न करने का भी एक दुष्परिणाम शरीर पर हो सकता है, तो थोड़ा सा उसकी जानकारी लेकर उसका अध्ययन करके और ठीक ढंग से यदि व्यायाम का हम अभ्यास करेंगे, योगासन का अभ्यास करेंगे, तो उसका भी लाभ हमारे जीवन को मिल सकता है। आजकल तो सब जितने भी जॉब करने वाले हैं, अपना व्यवसाय करने वाले हैं, सबको, और जो हम देखते हैं कि स्ट्रेस के कारण होने वाली व्याधियां की संख्या बढ़ रही है। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ऐसे कई रोग जो है, और उसके मूल स्थान में जो हाइपर एसिडिटी भी है, ऐसे सब के लिए, और जो स्ट्रेसफुल लाइफ जिनका होता है, जिनको स्ट्रेस में जीना पड़ता है, ऐसे सब बंधुओं को ऐसे व्याधि से ग्रसित होना पड़ता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन बताया है, थोड़ा सा ध्यान धारणा करना चाहिए, कुछ समय उसके लिए यदि हम देते हैं तो जो रिलैक्सेशन होता है, वैसा एक कहीं जो रविशंकर जी है, रामदेव बाबा जी है, इन्होंने एक योग निद्रा का भी कुछ एक नया और कुछ खोज उन्होंने की है, उसका अभ्यास भी किया है। मेडिटेशन है, योग निद्रा है, ऐसे सब उपायों से हम अपना जो स्ट्रेस है उसको जरूर हम कम कर सकते हैं। उसमें आपको सभी को लाभ मिल सकता है। इसका भी अभ्यास, इसके लिए भी समय देना, ये हमने करना चाहिए। अब जीवन शैली को ठीक रखना है, शरीर को ठीक रखना है, तो ये जो आहार है अपना नित्य नियमित करने का जो भोजन है, उस पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो हम जल प्राशन करते हैं और जो खाना खाते हैं और जिस वायुमंडल में हम रहते हैं, वहीं से तो रोग व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। डिसीज जो आता है तो इन कारणों से आता है। तो इन बातों को ठीक करना ये बहुत जरूरी होता है। तो ये जो आहार का जो है, ये तो एक बड़ा चैप्टर है। कई शास्त्रों में आहार के लिए बड़े बड़े और उसके स्पेशलिस्ट है, डाइटिशियंस भी है, वो भी बताते हैं। कई लोगों ने इस पर लिखा भी है, कई जगह आपको पढ़ने को भी मिलेगा कि आहार का एक बड़ा रोल होता है जीवन के शैली को ठीक रखने में। जैसा अब तो जर्मनी में रहने वाले बंधु है, भारतीय और जो नित्य सेवन करने का जो आहार है, शायद उसका आनंद आपको मिलता है नहीं मिलता, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी मिलता है तो उसको कैसा अपने स्वास्थ्य के लिए उसको ठीक से बनाना, उसकी रेसिपी जो है उस पद्धति से उसको बनाना, उस समय में उसको ग्रहण करना। ऐसा कि भोजन जो हम बनाते हैं उसके लगभग 3 घंटे के अंदर उसको ग्रहण करना चाहिए। ज्यादा बासा भोजन, ज्यादा देर रखा हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए हितकारक नहीं होता। कुछ बंधु ऐसा समझते हैं कि फ्रिज में रखा है तो वो तो ठीक रहा ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। भोजन को बनाने के बाद 3 घंटे के अंदर यदि हम उसको ग्रहण करते हैं तो उसका एक अच्छा परिणाम स्वास्थ्य पर होता है। उसको भी आप अनुभव करके देख सकते हैं। कुछ ऐसे रेसिपीज है, कुछ ऐसे बातें हैं जो विरुद्ध आहार में आती है। जैसा कि जो मांसाहार करने वाले व्यक्ति होंगे, आप तो उधर नॉनवेज वेज दोनों प्रकार के और विधा चलती है, तो मांसाहारी भोजन के तुरंत पश्चात या उसके साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। वैसे ही दूध के साथ सॉल्ट, नमक, उसको नहीं लेना। जो मछली का भोजन करते हैं उन्होंने उसके तुरंत बाद और दूध से बने पदार्थ को ग्रहण नहीं करना। हम जो कई फ्रूट्स को एक साथ मिलाकर उसमें दूध डालकर उसको ग्रहण करते हैं, वो निषिद्ध है, ऐसा नहीं करना। हाँ, फ्रूट्स को मिलाकर ले सकते हैं, उसमें दूध नहीं डालना।
ऐसी कुछ बातें हैं जो विरुद्ध आहार में आती है, उसको यदि हम टाल सकते हैं। कुछ तो पॉइजनस भी प्रिपरेशंस होती है। ऐसा है कि घी और शहद, ये जो दो बातें हैं, उसको यदि हम इक्वल रेशियो में 1 चम्मच शहद 1 चम्मच घी, उसको मिक्स करके यदि प्रतिदिन खाने का प्रयास करेंगे तो उसका एक पॉइजनस इफेक्ट शरीर पर हो जाएगा। ऐसी कुछ बातें हैं कि जो विरुद्ध आहार में आती है, उसको भी टालना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो आहार के कारण हमारा जो कुछ रस रक्त मांस जो है वो बनते हैं। तो उसको बनाने के लिए ठीक से भोजन, रुचिकर, हितकर ऐसा जो भोजन है वो हमको मिलना चाहिए। वैसा तो आयुर्वेद शास्त्र में तो 6 प्रकार के रस बताए हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और हमारा जो भोजन होता है वो षड रस से युक्त होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। आजकल तो चलन है कि स्वीट डिश लास्ट में लेते हैं भोजन में। शास्त्रों में कहा है कि स्वीट डिश का प्रारंभ में और मधुर रस से भोजन का प्रारंभ करना चाहिए। ऐसी जो कुछ बातें है उसको जरा थोड़ा सा अध्ययन करके अपने जीवन शैली में उसका यदि हम अनुसरण करेंगे तो स्वस्थ रहने के लिए उसका बहुत ही लाभ हमको हो सकता है। तो जितने भी रस जो मैंने बताए, षड रस, ऐसा आहार अब वहाँ आप कैसा उसको लेंगे, कैसा उसको ग्रहण करेंगे, थोड़ा अध्ययन करने से आपको हो जाएगा। जरा सोचना इस बारे में। ऐसा है कि जैसा हम अपना जॉब है, अपना एक कुछ व्यवसाय है, अपना कुछ बिजनेस है, वो करते समय भी कुछ बातें ऐसी होती है कि शरीर के लिए उसमें क्या ध्यान देने की बात है। जैसा लैपटॉप पर बैठना है, कंप्यूटर पर बैठना है, हमारे बैठने की स्थिति, कितने समय तक उसको देखना, कब रिलैक्स होना, कब फिर उसको स्टार्ट करना, ये सब बातें उपलब्ध है। उसका अपने जीवन में उसका पालन करना ये आवश्यक है। नहीं करते तो फिर कई प्रकार के डिसीज और उससे ग्रसित लोग आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी नींद भी लेना आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए। तो एटलीस्ट आपका जो एज ग्रुप है, जो मेरे सामने जब सुनने वाले जितना भी आयु वर्ग के लोग हैं, इनको 6 या 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। उतनी नींद और पीसफुल नींद मिलना चाहिए। जहां हम सोने वाले हैं वहां का एक जो वातावरण है, जिस कमरे में हम सोएंगे, वहां की स्थिति, और ये जो आजकल के जो लैपटॉप है, मोबाइल है, उससे दूर रहकर सोने की आदत बनाना। अपने पास मोबाइल को रखकर सोने की आदत यदि है तो उसको बंद करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वो हितकारक नहीं है। तो ऐसी जो कुछ बातें हैं, वैसा तो मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी होने से उसके लिए एक अलग से चैप्टर आयुर्वेद में है। ये जो मैंने बताया, ये जिन बातों को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और उसमें आयुर्वेद शास्त्र में तो एक स्वस्थ नाम का एक चैप्टर है, उसमें ये सब बातों को बताया। स्नान की विधि भी बताया है, दंत धावन की भी विधि बताया, कैसा दंत धावन करना, कैसा स्नान करना, कैसा आहार लेना, व्यायाम की भी स्थिति बताई है, कितना व्यायाम करना ये भी शास्त्र में बताया है। ज्यादा व्यायाम करने से भी हानि है, कम व्यायाम करने से भी कुछ लाभ नहीं है। ये सब बातें जो है, इसका अध्ययन आपके जो एज ग्रुप है इन्होंने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सोते समय तो हमारे पूर्वजों ने बताया कि दिशा, किस दिशा की ओर सर को रखना, किस दिशा की ओर पैर को नहीं रखना, ये भी बताया है। अभी तो पहले तो हम सोचते थे कि ये क्या बातें बताई है, क्या इसका लाभ है, लेकिन अभी साइंटिफिकली प्रूव है कि अपने अपने जो ब्लड है, ब्लड में जो और आयरन होता है, लोह होता है, और उसका और जो जो अर्थ है, जो जमीन है, उसमें भी चुंबकीय शक्ति होती है। तो उसका एक इफेक्ट जो है वो होते रहता है। तो उसको टालने के लिए एक दिशा होती है। आजकल तो घर भी बनाते समय और ये दिशाओं का पूरा ध्यान रखकर बनाते हैं, वैसा हमारे सोते समय भी, और उसका भी ध्यान हमने रखना चाहिए। वस्त्रालंकार है, कपड़े पहनने की भी बात है। तो आजकल
कपड़े पहनने की जो स्पर्धा है उसमें कुछ बातें ऐसी आई है कि ज्यादा और ढीले कपड़े, ज्यादा टाइट कपड़े, ज्यादा मोटे कपड़े, ज्यादा पतले कपड़े, ऐसे सब विषय है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए क्या हितकारक है उसका अनुसरण करना, किसी की नकल नहीं करना। वो कुछ देखते हैं तो उसकी नकल करके ऐसे कपड़े मैं पहनूंगी, ऐसा कपड़े मैं पहनूंगा, ये जो होड़ लगी है उससे बचना चाहिए। उसका भी एक परिणाम अपने शरीर पर होता है। हमने पाया है कि जो वेरिकोज वेन है और स्किन के डिसीज है, उसमें अपने कपड़े, अपने वस्त्र अलंकार जो है, हम जो गहने पहनते हैं, उसका भी एक बड़ा रोल होता है। उसको भी ठीक करने से इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। मैं तो कहीं पूरे भारतवर्ष में प्रवास करते समय देखता हूँ तो जो युवा वर्गों की जो बाथरूम्स है वो तो पूरा केमिकल स्नान करते हैं, क्या क्या ऐसे ही लगता है। इतने बड़े बड़े केमिकल्स का यूज, और स्नान के पूर्व लगाने की केमिकल्स, बाद में लगाने की केमिकल्स, इतना अच्छा स्नान होने के बाद भी कुछ केमिकल का यूज करने की क्या आवश्यकता है। तो अपने अपने घर में जो उपलब्ध है, जैसा हल्दी है और कुछ चंदन है, कुछ और वो मुल्तानी मिट्टी है, ऐसी कुछ बातें हैं जिससे हम अपने स्किन को, अपने त्वचा को ठीक रख सकते हैं। उसका उपयोग हमें जरूर करना चाहिए। ऐसे बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपना जो स्वास्थ्य है उसको हम अच्छा रख सकते हैं जीवन शैली को ठीक करने से। और विकृत जीवन शैली से होने वाले जितने भी व्याधि है उससे हम बच सकते हैं। ये बचने के लिए जीवन शैली कैसी होना इसका अध्ययन करना, विकृत जीवन शैली से होने वाले जो डिसीज है उससे बचने के लिए उनको भी ध्यान में लेना, इन बातों का यदि हम ध्यान करेंगे तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में जो है ना कि किसी को यदि हम नमन करते हैं तो शतायुषी भव, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। थी लगभग 100 वर्ष की कॉमन व्यक्ति की आयु हमारे भारतवर्ष में, और कई देशों में हम अभी पढ़ते भी है तो ध्यान में आता है कि 100 वर्ष की आयु तो व्यक्ति को मिल सकती है। ऐसे कई व्यक्ति मुझे मिले हैं पूरे भारतवर्ष में, मैं जब भ्रमण करता हूँ तो, और उनसे मैं जब वार्ता करता हूँ तो केवल और केवल अपने जीवन शैली ठीक रखने से ही वो स्वस्थ है। खान पान की बातें है, नींद की बातें है, व्यायाम की बात है, और सुबह उठने की बात है, दंत धावन की बात है, स्नान की बात है, ये सब बात है, मेडिटेशन की बात है। मन का भी तो स्वास्थ्य होता है ना। और ये जो है कि स्वास्थ्य की जो व्याख्या जो की है, जो डेफिनेशंस है, उसमें आयुर्वेद में तो कहा है कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना। ये प्रसन्नात्मेंद्रिय मन जो है ना, ये बहुत आवश्यक है, उसको भी ध्यान में लेना चाहिए। अभी ये स्पिरिचुअल हेल्थ का विषय अभी अभी WHO ने अपने डेफिनेशन में उसको ऐड किया है। ये भारतवर्ष में तो कई वर्षों से, कई पुराना जो शास्त्र है उसमें भी है कि एक स्पिरिचुअल भी हेल्थ होती है, उसको भी ठीक रखने से मन का स्वास्थ्य का भी एक रोल अपने स्वास्थ्य में होता है, उसका भी ध्यान हमने रखना चाहिए। एक कुटुंब की भी एक बात चलती है कि कुटुंब में जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसका भी ठीक रखने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। जैसा एक साथ भोजन करते समय कुछ प्रार्थना बोलना है, सबने एक समय तो भी सबने एक साथ मिलकर भोजन करना। भोजन करते समय कुछ बाकी लैपटॉप नहीं, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, केवल भोजन में ध्यान देकर और उन पदार्थों का आनंद लेते 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 और अपना भोजन को ग्रहण करना, उसका आनंद लेना, भोजन का भी आनंद लेना चाहिए। भोजन कैसा करना ये सिखाने की आवश्यकता है क्या? तो है। आजकल कुछ खड़े रहकर भोजन करने की स्थिति है, कुछ चलते चलते भोजन करने की स्थिति है, ट्रेन में भोजन होता है, बस में भोजन होता है, ये तो है। अपने अपने व्यवसाय के अनुसार कुछ करना पड़ता है तो वो तो आपद धर्म है, उसको तो हम निभाना पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः हम कर सकते हैं तो इन बातों का और ध्यान रखकर अपने जीवन शैली में उसका और उपयोग प्रतिदिन करना चाहिए। सप्ताह में एक प्रार्थना हमारे कुटुंब की हो सकती है क्या? उसका भी सोचना चाहिए। उससे भी एक प्रसन्न मन के लिए उसका भी एक अच्छा उपयोग होता है। सप्ताह में एक बार हवन करने की भी स्थिति है, करना चाहिए। उससे वायुमंडल को ठीक करने में उसकी सहायता होती है। पर्यावरण की भी चिंता करना चाहिए। पर्यावरण तो आजकल सब तरफ विषय चल रहा है।
उसके लिए कई देश और प्रयासरत है कि ये जो पर्यावरण है उसको ठीक रखना चाहिए, पर्यावरण का आनंद लेना चाहिए, उसका दोहन नहीं करना चाहिए। ऐसा है कि तेन तक्तेन भुंजिता, ऐसा कहा है, ये वचन है कि त्याग पूर्वक भोग लेना चाहिए, शोषण नहीं, प्रकृति का शोषण नहीं करना, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं, शोषण नहीं करना चाहिए। प्रकृति बचने से ही हम ठीक रहेंगे ना, प्रकृति को ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। और प्रकृति को ठीक नहीं रखेंगे तो फिर कई व्याधि आए, जैसे कोरोना का जो और जीवाणु आया, वेरिएंट आया, तो उसका एक कारण है कि ये जो प्रकृति का बार बार और जो बिगड़ना है, उससे कई प्रकार के डिसीज जो पूर्व में नहीं थे, धीरे धीरे ऐसे और व्याधियों की संख्या बढ़ रही है। बच्चों पर संस्कार करने की बात है, मन में सेवा का भाव रखने की बात है। इन सब का अनुसरण करने से और जो व्यक्ति को आनंद मिलता है, वो आनंद का लाभ अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी होता है। अपने शरीर में, शरीर की बात को सुनना, शरीर के लिए जैसा समय देने की बात है, वैसा शरीर के जो अलार्म्स होते हैं, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है अपने शरीर में, उसके तरफ भी ध्यान देना। भूख लगने का समय है तो एक बेल बजती है, उसको जरा ध्यान देकर उस समय भोजन ग्रहण करना ही चाहिए। नींद आने की एक बेल है, उसका एक अलार्म है, उसको भी पहचानना चाहिए। अपने नेचुरल कॉल्स है, उसका भी एक कॉल है, उसका भी एक बेल बजती है। इन सब बायोलॉजिकल क्लॉक को ध्यान में रखकर उसका भी पालन करने से हम ठीक अपने स्वास्थ्य को रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो मैंने बातें बताई आपको, आप सब इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार सुनी भी होगी, लेकिन अपने प्रतिदिन के जीवन में उसका पालन करना ये आवश्यक है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि ये जो मैंने बातें बताई, अपने जीवन में उसका अनुसरण करेंगे तो एक अच्छा स्वास्थ्य, एक दीर्घायु और शतायुषी का आशीर्वाद आप सबको देकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करके अपने जो कथन को मैं समाप्त करता हूं। और कुछ पूछना है तो पूछेंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर जी। बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने नहीं बताई है जो हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली जब हमने बोला था कि हम मोस्टली जो पीपल है जर्मनी में रहते हैं, क्लाइमेट चेंज कंप्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो और हमारी वर्क लाइफ भी थोड़ी हेक्टिक हो गई है अभी जॉब की वजह से। तो ये जो आपने टिप्स बोले वो हम डे टू डे लाइफ में यूज करके हम ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा फायदा हो सके, क्योंकि जो जो ज्वाइन करने वाले सब अभी वर्किंग पीपल है और उनको अभी ये स्टार्ट करने के बाद जितने जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। मैं अभी क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करना चाहूँगा। मे बी फर्स्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से ही होगा। तो आप जैसे हमने शुरुआत की थी कि मोस्टली जो पीपल है अभी जर्मनी से ज्वाइन किया है और अभी यहाँ विंटर चालू होने वाला है, तो आप आपकी तरफ से क्या टिप्स दे सकते हैं कि यहाँ पे जो हम इंडियन कंडीशन है, क्योंकि हमारी जीन्स इंडियंस है और हम अभी डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट कंडीशन में आ गए हैं, तो हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी रहे, इस क्लाइमेट को सस्टेन करे। क्योंकि समर में तो ठीक है जो इंडिया जैसा क्लाइमेट है, पर विंटर में क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए कि जिससे हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे? तो एक तो ऐसा है कि ठंड का जो पीरियड आने वाला है, आपने जो बताया, उसमें वो जो स्किन है अपने, उसको संभालना चाहिए। तो जो ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल मिलता है तो चलेगा, तिल का जो ऑयल है वो भी चलेगा, सरसों का मिलता है तो वो भी चलेगा। तो थोड़ा सा अभ्यंग करना चाहिए स्किन को लगाना, और थोड़ा सा लगाने के बाद थोड़ा सा धूप में बैठना चाहिए, जो हल्की धूप होती है। ये जो अभ्यंग है ना, उसका भी एक अच्छा रोल अपने स्किन का और स्वास्थ्य ठीक रखने में होता है। बाकी गर्म कपड़े है, उसका तो आप उपयोग करते ही है। खान पान की चीजें जो है उसमें ऐसा है कि अब उधर क्या मिलेगा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन इधर जो होता है ना भारत वर्ष में, जैसा है कि जो
कुछ बनाते हैं ना, सुबह खाने के लिए जो नाश्ता होता है, उस समय की जो कुछ रेसिपीज होते हैं, उसमें कुछ पौष्टिक पदार्थों से बने लड्डू और इस दिनों में खाने का प्रावधान है। गुड़ और मूंगफली उसका ग्रहण करने को बताया है। तिल है और गुड़ है, उसको लेने का बताया है। तो ये लेने से, इनका ग्रहण करने से इम्यून सिस्टम को ठीक करना। आपके पास तो हल्दी उपलब्ध है, प्रतिदिन रात को सोते समय और थोड़ा गुनगुना दूध है, भोजन के तुरंत बाद नहीं तो भोजन के 1-1.5 घंटा 2 घंटे के बाद सोते समय हल्दी और दूध इसको मिक्स करके आप ले सकते हैं, उसका अच्छा रोल है। सुबह टहलने को जाना है तो अपने जो नॉस्टेड है उसमें घी लगाकर या कुछ बूंद अपने कोकोनट ऑयल के डालकर जाना, ये भी हितकर होता है। तो कुछ जो हवा से आने वाले जो कुछ है बैक्टीरिया, उसको रोकना, स्किन से आने वाले जो है उसको रोकना, और खान पान में ऐसे पौष्टिक पदार्थों का सेवन करने से अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए उसका अपना का उपयोग हो सकता है। और प्रतिदिन व्यायाम तो है, योगासन तो है, कुछ ऐसा है कि अनुलोम विलोम जो व्यायाम होता है ना, वो इन दिनों में करने के लिए बताया है। उससे शरीर का टेम्परेचर जो है उसको ठीक रखने में उसका फायदा होता है। उसका भी आप अभ्यास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छा स्वास्थ्य इन दिनों में आपको मिल सकता है। धन्यवाद। अभी हमारे कुछ स्वयंसेवक है जो शाखा आज ज्वाइन किए, उनके तरफ से कुछ क्वेश्चंस है। मिस्टर टल्लू ने पूछा है कि हमारी आरोग्य भारती की कुछ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया भी है क्या, या सिर्फ इंडिया में भी अभी काम चल रहा है? अभी तो भारतवर्ष में है। आप, मैं समझता हूँ कि हमारे राघवेंद्र जी कुछ गए थे, कुछ देशों का उनका प्रवास हुआ था, तो कुछ देशों में ऐसा ही उद्बोधन हुआ था जैसा मेरा आज जर्मनी में हो रहा है। तो भारतवर्ष का पूरा एक बार नेटवर्क ठीक से होने के बाद हम सोचेंगे कि आपके जरिए जर्मनी में भी हमारी आरोग्य भारती की शाखा होगी। मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ करेंगे आने वाले समय में। अभी तो इंडिया में ही काम चलता है। और अब आरोग्य भारती शाखा से रिलेटेड है, तो हम शाखा में आरोग्य विषय कुछ कर सकते हैं कि जो हमारी वीकली शाखा लगती है उसमें हम योगासन करते हैं तो सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस? ऐसा है कि कुछ जो आरोग्य भारती का जो आया है ना, घरेलू उपचार, घर का वैद्य, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। घरेलू उपचार भी कुछ बंधु बताते हैं उसको। जैसा हमारे घर में जो मसालों की जितनी भी चीजें हैं ना, जैसा अजवाइन है, जैसा लौंग है, सौंठ है, अदरक है, इलायची है, इनका एक एक द्रव्य को लेकर उसकी भी जानकारी देने का कुछ काम चलता है। तो अगली बार जब अगली कड़ी में किसी को अपने आरोग्य भारती के कार्यकर्ता को जोड़कर एक 10-15 मिनट आप जिस विषय को देंगे, जैसे घरेलू उपचार भी रख सकते हैं, और वनौषधि तो आप उधर, मुझे जानकारी नहीं है वहाँ कितनी होगी। और जैसा भारतवर्ष में तो एक 15-20 वनौषधि ऐसी होती है कि जिसको हम अपने घर के आजू बाजू में पाते हैं, लगा भी सकते हैं। वो घरेलू उपचार और वनौषधि का उपयोग कैसा करना, ये बता सकते हैं। आपने यदि परमिट किया हमारे कार्यकर्ताओं को, तो स्किन केयर कैसा करना, आंखों का और स्वास्थ्य कैसा ठीक रखना, डायबिटीज में बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ विषय को अब यदि आप बताएंगे तो हमारे कुछ कार्यकर्ता को हम बताएंगे कि भाई उस शाखा में जाकर आपको इस विषय को रखना है। डेंटल केयर कैसा कर सकते हैं, ऐसे कुछ विषय है जिसको आप इन विषयों का चयन करके आप बताना। हम उसके लिए महिलाओं का स्वास्थ्य का भी विषय, कोई महिला कार्यकर्ता हमारी आपके साथ शेयर करेंगी उस विषय को, ऐसे विषय को रख सकते हैं। उससे आपको और कुछ टिप्स आरोग्य के बारे में मिलती जाएंगी। वही हमारे लिए अच्छा है कि जो एक्सपर्ट है उनसे ऐसी टिप्स मिले जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अभी जो कंपनीज है वो सब जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वही यूज करके उसमें केमिकल मिला के अभी बेच रहे हैं, पर जो हमारी ओरिजिनल ट्रेडिशन है इन भारत से,
आयुर्वेदिक प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज करना, जो आपने बोला कि मेडिकल हर्ब्स वगैरह है, जैसे कि तुलसी के पत्ते, मिंट, तो वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारा एक स्वयंसेवक है जय जी, उन्होंने पूछा है कि टीनेजर्स के लिए कितने घंटे की स्लीप जरूरी है? या कौन सा आयु वर्ग पूछा है उन्होंने? टीनेजर्स, तो 14 से 18 तो या उनको 20 तो तक। थोड़ा 8 घंटे कभी कभी नींद लगती है इन एज ग्रुप को, तो उतना उनके लिए काफी होता है। उससे भी छोटे जो बच्चे होते हैं वो तो कभी कभी 9 घंटे 10 घंटे भी कभी कभी सोने का उनका आदत होती है। वो यानी एक ही पार्ट में नहीं सोते, ऐसा कुछ 6 7 8 घंटे सोएंगे, फिर थोड़ा सा जागेंगे, फिर सोएंगे, ऐसा होता है। तो 8 घंटे की नींद एज ग्रुप के लिए और सफिशिएंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिस्टर टल्लू जी ने पूछा है कि आपने शुरुआत में बताए थे 16 आयाम से आरोग्य भारती के, उसमें से आप एक या दो थोड़ी डिटेल में बता सकते हैं क्या? हाँ, बता सकता हूँ। ऐसा है कि जैसा मैंने बताया कि आरोग्य मित्र का जो काम चलता है उसके बारे में तो मैंने जानकारी दी कि ऐसे सुदूर क्षेत्र में जो अपने समाज है जिनके पास कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, तो उनकी चिकित्सा का केयर कौन करेगा? तो हमारे आरोग्य मित्र उनकी केयर करते हैं। वहां तो अस्पताल भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं, लेकिन व्याधिग्रस्त लोग होते हैं। तो ऐसे कुछ वहां के बंदों को चयनित करना जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, थोड़ा 12 तक प्रशिक्षण हुआ लेकिन गांव में रहने वाला है, छोटा मोटा कुछ व्यवसाय करेगा या खेतीहर भी हो सकता है, ऐसे लोगों को जोड़कर, महिला है पुरुष है, इनको जोड़ते हैं, इनको बार बार प्रशिक्षण देते रहते हैं, महीने में एक बार उनकी मीटिंग्स भी लगाते हैं। उनको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग है, वनौषधि का ट्रेनिंग है, कुछ दवा की किट उनके पास देते हैं, उसका भी कुछ ज्ञान है। पल्स कैसे देखना, बाद में बीपी कैसा देखना, थोड़ा हीमोग्लोबिन कैसा देखना, शुगर की लेवल कैसी देखना, ऐसे जो प्राथमिक जितना है ना उतना उनको प्रशिक्षित हम करते हैं। और ये अच्छी सेवा है। वो डॉक्टर्स तो नहीं होते, किसी से उसका शुल्क भी, उसका फीस भी नहीं लेते। ये पहला उनका कंडीशन होता है कि हम डॉक्टर नहीं है, हम किसी से शुल्क नहीं लेंगे, ये सेवा भावी वृत्ति से करने का काम है। ऐसे ही बंदों का चयन हम करते हैं। आरोग्य मित्र का काम बहुत अच्छा चलता है। जैसा आसाम, मणिपुर, नागालैंड, ये जो क्षेत्र है इसमें ज्यादा आवश्यकता उस काम की थी, प्रारंभ वहीं से हुआ। अब तो पूरे देश में चलता है। लगभग 25 से 30 हजार ऐसे महिला पुरुष कार्यकर्ता जो आरोग्य मित्र है, आरोग्य की स्थिति को संभाल रहे हैं। स्वस्थ विद्यालय का जो आयाम है उसमें अभी हम कह सकेंगे कि एक लगभग पूरे देश में ऐसे एक 700-800 की संख्या तक हम पहुंच गए हैं कि विद्यालय को स्वस्थ विद्यालय बनाने में हम और यशस्वी हुए हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, वहीं से यदि हम स्वास्थ्य के लिए उनको जागरूक करेंगे, उन पर संस्कार करेंगे, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे आने वाले जो हमारे बंधु हैं, उनको एक स्वास्थ्य का एक अच्छा ज्ञान विद्यालय एज से ही मिलना आवश्यक है। अब तो सिलेबस में भी कुछ बातें आने का हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था, वो बातें आने वाली है अभी, वो उसमें भी उन्होंने ऐड किया है। तो ऐसे स्वस्थ विद्यालय के आयाम से बहुत अच्छा एक सकारात्मक परिणाम उनको देखने को मिलता है। एक जो आरोग्य भारती के जो 4 बिंदु है, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र, इन 4 बिंदुओं के लिए आरोग्य भारती का पूरी रचना है। तो उसमें एक स्वस्थ ग्राम का जो मैंने अभी उसका उच्चारण किया, तो ऐसे कुछ गांवों का चयन, छोटा सा देहात जिसको कहेंगे, ऐसे इसका चयन करना और वहां एक टीम बनाना, उसको प्रशिक्षित करना, और फिर वहां कुछ प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, कुछ वनौषधि लगाने के कार्यक्रम, कुछ योगासन के क्लासेस चलाने के कुछ कार्यक्रम, महिलाओं का स्वास्थ्य के लिए कुछ सोचने का कार्यक्रम, और इन सब बातों से अब जो हीमोग्लोबिन कम होने की जो समस्या थी महिलाओं में, जहां हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, जहां हमारा स्वस्थ ग्राम का काम प्रारंभ हुआ, वहां के महिलाओं का हीमोग्लोबिन ठीक हो गया। अब वो कम हीमोग्लोबिन से व्याधि ग्रसित नहीं होती अर्ली स्टेज में। और जो मैलिग्नेंसी का जो एक समस्या पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में के अन्य देशों में भी है कि केवल और केवल
जानकारी न होने से और महिलाएं ग्रसित हो जाती है। तो ऐसा जो महिला आयाम का काम चलता है, उससे अच्छा एक फायदा महिलाओं के क्षेत्र में जहां जहां अपना काम प्रारंभ हुआ हम देखने को मिलते हैं। ऐसे जो कुछ आयाम है आरोग्य भारती के, इसमें एक अच्छा एक अब पर्यावरण में भी अच्छा अभी एक पूरे देश में ऑल इंडिया लेवल का एक कॉन्फ्रेंस हुआ और पूरे प्रांतों में अब पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक है, पानी है, जमीन है, जंगल है, ये सब बातें जो है इसके लिए अब आरोग्य भारती के कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। पंजाब का जो क्षेत्र है उसमें नशा का और एडिक्शन का बहुत ही समस्या है। उससे बचाने के लिए पंजाब क्षेत्र के लिए एडिक्शन में प्रबोधन करने की, ज्यादा बताने की आवश्यकता उसको महसूस करते हैं, उसके लिए भी काम प्रारंभ हो गया है। तो बहुत वास्ट एरिया है आरोग्य भारती का, और हमारा भारत देश भी बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा कार्य है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल्किन जी और गुनेश जी से है रिलेटेड सेम ही। आरोग्य भारती की जानकारी अगर एज अ थर्ड पर्सन कहाँ मिल सकती है? इसकी कुछ वेबसाइट है या कुछ ऐप है जहाँ पे आप हमें गाइड कर सकते हैं कि जहाँ पे हम खुद से ये इंफॉर्मेशन ढूंढ सके? और हाँ, उसमें उसका और एक क्वेश्चन ऐड है कि उस इंफॉर्मेशन में कुछ डाइट रिलेटेड भी है, क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए, जो आपने पहले बताया, जिससे हम हमारा डेली रूटीन या लंच डिनर हमारा जो होता है सुबह का खाना पीना, उसमें चेंजेस कर सके जो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसा तो आरोग्य भारती का वेबसाइट भी है, मैं उसको आपको शेयर करूंगा, दूंगा। वैसा एक मासिक पत्रिका भी निकलती है आरोग्य संपदा नाम से, वो हिंदी में निकलती है, अंग्रेजी में तो नहीं होती अभी। पूरे भारतवर्ष के लिए हिंदी में वो उसका प्रकाशन होता है। और मैं आपको कुछ हमारे डॉक्टर्स के नंबर्स भी दूंगा, जिनको आप इनवाइट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप पूछ भी सकते हैं। ऐसे कुछ नंबर्स में मैं आपको शेयर्स करूंगा। जैसा अभी आपने डाइट के बारे में पूछा है, कुछ योगासन के भी एक्सपर्ट्स है, ऐसे हर विषय के जितने भी हमारे पूरे देश में काम करने वाले एक्सपर्ट्स है, आपसे मैं उनको जोड़ सकता हूँ। आप उनसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी कुछ बातें आपको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे एक स्वयंसेवक है, उन्होंने पूछा है कि बच्चों को आरोग्य के बारे में कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा टीवी देखना पसंद है या मोबाइल पे खेलना पसंद है। पहले था कि जो लोग बाहर आउटडोर में खेलते थे, मैदान पे खेलते थे, अभी सब मोबाइल या टीवी पे घर में ही बैठते रहते हैं, तो उनको कैसे हम मोटिवेट करें? ये जो मैंने बताया ना स्वस्थ विद्यालय का जो आयाम चलता है, तो एक 4th क्लास के लेवल से ही ये बताने का प्रयास हम करते हैं। बड़ा जटिल होता है ये सब बताना, लेकिन कुछ स्टोरीज बताकर, कुछ डिसीज के नाम बताकर कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं हम लोग, तो उससे फिर वो बच्चों के ध्यान में आता है कि ये कितना डेंजरस है। तो ये बच्चों को थोड़ा जानकारी देना, उनको बताना, ज्यादा समय देखने से क्या हानि है, इसका जरा थोड़ा सा उनको ठीक से बताने से हम बच सकते हैं। और ये बात तो पक्की है कि बच्चे नकल करते हैं बड़ों की, ये भी ध्यान में रखना कभी, ये इससे हम बच नहीं सकते। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चा रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल दे दे तो वो शांत बैठेगा, और वो बड़े अभिमान से, बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल का गाना सुनते सुनते शांत हो जाता है। उसको आदत लगती है उस मोबाइल की। इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हम जो बड़े लोग जैसा करेंगे वो इसकी नकल छोटे बच्चे करते हैं। क्या हम अपने जीवन में ऐसा कुछ तय कर सकते हैं क्या कि हफ्ते में से एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन हम मोबाइल टीवी नहीं देखेंगे? हो सकता है कि जरा सोचो, मुझे मालूम नहीं उसकी कितनी आवश्यकता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते थे, मुझे मालूम नहीं। कुछ समय के लिए इन बातों से, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं, दिखने को मिलता है, उससे बचने के लिए स्वयं से प्रारंभ करके संस्कार करना। और बच्चों को और अपने फ्रेंड सर्कल से ज्यादा सीखते हैं बच्चे, उन फ्रेंड सर्कल में बताने वाले, जैसा बाल आरोग्य मित्र भी हम अब धीरे धीरे, ये भी एक सोच हमारे कार्य में जुड़ी है कि बाल आरोग्य मित्र की भी आवश्यकता है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो अपना जो टीचर है स्कूल का, वो बताता है
या अपने दादा दादी बताते हैं या अपना फ्रेंड बताता है, तो बच्चे मानते हैं। तो थोड़ा सा है डिफिकल्ट, लेकिन असंभव है ऐसे नहीं, उससे हम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो बच्चों के लिए नहीं, जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी है, कि वो भी थोड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से थोड़े दूर रहे, लैपटॉप, मोबाइल, क्योंकि वही डेली रूटीन हो गया है अभी। हमारे स्वयंसेवक है आठवले जी, तो उन्होंने पूछा है कि जो आरोग्य भारती की जो आपने इंफॉर्मेशन बताई है, तो हम शाखा में भी वो जो वीकली शाखा है उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे हमने पहले बोला कि सूर्य नमस्कार, योगा, और कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन अगर हम ले सके वेबसाइट या आरोग्य भारती की, जो आपने मासिक बोला, जो हमारे जो वीकली स्वयंसेवक आते हैं शाखा में, उन्हें 5 या 10 मिनट का गाइडेंस अगर दे सके, तो वो भी एक ऑप्शन है कि जागरूकता बढ़ेगी हेल्थ के लिए, और लोग उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। एक इंजन टॉपिक है, जो अभी वर्किंग है, बहुत सारे लोग आईटी में काम करते हैं, दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, और अभी कोरोना के टाइम पे सब होम ऑफिस पे शिफ्ट हो गया, तो सब लोग ज्यादा दिन भर तो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, और उससे बहुत सारे लोगों को बैक के प्रॉब्लम आ रहे हैं या लोअर बैक के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उससे अभी रिकवर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग यूज टू हो गए अभी होम ऑफिस के लिए, तो उस जो पहले का रूटीन था जब मूवमेंट ज्यादा होती थी, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम तो वो तब भी था, पर अभी कोरोना के टाइम पे वो ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके ऊपर आप क्या टिप्स दे सकते हैं? तो ऐसा है कि आपकी शाखा जब तय करेंगी, हर 15 दिन में, 15 दिन को यानी महीने में से 2 बार ऐसा कुछ बंदों को हम आपसे जोड़ने का यदि पहले से तय हुआ तो जोड़ सकते हैं। और वो कुछ टिप्स हर वीकली करने की आवश्यकता नहीं, और हर हफ्ते करने की आवश्यकता नहीं। आपके भी कुछ विषय होते हैं, आपके उत्सव भी होते हैं, उसमें कितना ये शेड्यूल आपको मेंटेन करने के लिए डिफिकल्ट जाएगा। तो महीने में से 2 बार, 15 दिन को एक बार, 15 दिन को एक बार, ऐसा कोई कार्यकर्ता को जोड़कर पहले से उसको विषय देकर आपकी एक टीम बनाना, कि एक 3-4 लोग बैठकर सोचे कि ये आने वाले ये डेट को और इस विषय को लेकर आरोग्य भारती का कोई कार्यकर्ता हमें प्रबोधन करेगा, वो कर सकते हैं, हम करेंगे उसके लिए। अब ये जो पोजीशन के बैठने से या पोजिशनल जो डिसीज है ना, तो इसके लिए तो बड़ी समस्या है। तो उसके लिए कुछ आसन और कुछ बातें हैं जो करने से आप ठीक हो सकते हैं। तो कौन से आसन उसके लिए करना, कौन से ठीक रहेंगे, इसका एक अगली बार जब आप सब बैठेंगे तो कुछ डेमो के साथ कुछ आसन सिखाना, उसकी जानकारी सही देना, उसके लाभ बताना, ठीक न करने से होने वाले और क्या हानि है वो भी बताना। ऐसा एक कोई हमारा एक्सपर्ट आकर आपको बताएगा, उसकी बहुत आवश्यकता है। और प्रतिदिन वो ठीक आसन करने से, और बहुत जो ऐसे व्याधिग्रस्त युवा है उनको वो ठीक हुए हैं, और उन्होंने अपने जीवन में उसका प्रतिदिन अनुसरण करने से उसका लाभ भी उनको मिला है। एक और प्रश्न पूछा है हमारे स्वयंसेवक ने, कि आपने जो पहले बोला था कि केमिकल्स वाले प्रोडक्ट बहुत सारे अभी लोग यूज करते हैं, जो यंग, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं वो कम करना भी हेल्थ के लिए उचित नहीं है, और ज्यादा करने से भी हानि होती है। तो जो यंग लोग है वो अभी बहुत सारा प्रोटीन पाउडर लेते हैं जो मसल्स बढ़ाने के लिए, तो ये कितपत उचित है या कितना यूजफुल है? इससे अच्छा नेचुरल कुछ फ्रूट्स है या नेचुरल हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो लेना बेटर है, या इस प्रोटीन पाउडर से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? हमें जो प्रोटीन पाउडर वाला मसला है ना, तो ये केवल ये कंपनी जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज, और उनका ये पूरा चल रहा है। तो मैंने देखा है कि जितना वो ऐसा एक्सरसाइज कर कर और ऐसे प्रोटीन्स वाला पाउडर लेकर अपने हेल्थ को बनाया, और जिस दिन उन्होंने उसको लेना बंद किया, व्यायाम भी थोड़ा कम हुआ, तो उनकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स पहले से ज्यादा बढ़ गए। ऐसा है कि अपने हेल्थ के लिए जितनी कैलोरीज की आवश्यकता है, हम कितना काम करते हैं और कितना ग्रहण करते हैं, उसका एक रेशियो है।
उसको यदि हम मेंटेन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। ऐसा है कि एक बॉडी मास इंडेक्स होता है ना, कि कितना हाइट है तो कितना वजन चाहिए, कितनी आयु है तो कितना वजन चाहिए, ये भी सब है, सब उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको मिलेगा। तो उसको बनाने के लिए अपना जो सामान्यतः अपने घर में जो बातें हैं उसको ग्रहण करने से हम ठीक रह सकते हैं, कुछ आवश्यकता नहीं है। ये जो है ना आजकल मिलता है ना केमिकल वाला, और ये जो पाउडर ब्यूटर्स का जो जितना भी चलन है, और कितना महंगा है, बहुत महंगा है। आवश्यकता नहीं इन बातों की, कुछ भी आवश्यकता नहीं। केवल अपना जो भारतीय आहार विहार का जो बताया ना, उसका ठीक से और उपयोग यदि हम करते हैं, बहुत अच्छा उससे लाभ होता है, कुछ आवश्यकता नहीं। जो घी है, घी के साथ कुछ चीजें जो बनाते हैं ना, उसका ग्रहण करना, जैसा मूंगफली के दाने हैं, गुड़ है, घी है, और जैसा वो राजगीरा होता है, उधर मिलेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। ये जो है बात की ऐसे कुछ रेसिपीज है जिसको बना के रखते हैं, तो उसका ग्रहण करने से कुछ नहीं, अपना जो चना है चना को भिगाकर खाने से भी उतना भी मिलेगा आपको, कुछ जरूरत नहीं अपने को वो पाउडर वाला लेने की। कुछ वो जो उड़द की बातें है, उड़द होता है, उसका भी कुछ ग्रहण करने से उसका भी मिल जाएगा, उतना ही लाभ है उसका, कुछ आवश्यकता नहीं, ये जो सब है। और जो व्यायाम की रही बात, व्यायाम सीखना एक बात अलग है, लेकिन प्रतिदिन जिम में जाने की आवश्यकता है क्या नहीं, आप जरा सोचना उसकी बात। सीखने के लिए ठीक है, उसको सीखना ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतने पैसे देकर जिम में जाने से ही अपना हेल्थ बनता है, इससे जरा बचना चाहिए। हम अपने घर में योगासन है, कुछ व्यायाम है, सूर्य नमस्कार तो पूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार आपके जो आयु के यहाँ बैठे हैं ना, एक नॉन स्टॉप एक 50 सूर्य नमस्कार, 100 सूर्य नमस्कार, ऐसी स्थिति आ सकती है कि जरा देखो, और उसका लाभ भी देखो ना, आपको महसूस होगा कि प्रतिदिन सूर्य नमस्कार। और ऐसा है कि शास्त्र ऐसा है कि अपनी जितनी शक्ति है उससे आधा व्यायाम करना चाहिए। थोड़ा हल्का सा पसीना आना प्रारंभ हुआ तो व्यायाम को और बंद करना चाहिए। ज्यादा व्यायाम करने की भी हानि है, कम व्यायाम करने का भी लाभ नहीं है। तो इसको जरा थोड़ा सा आप अपने ढंग से उसको थोड़ा अध्ययन करके उसको ठीक कर सकते हैं, तभी आपको जरूर उसका फायदा हो जाएगा। और एक प्रश्न है हमारे स्वयंसेवक संकेत जी का, जो हमारे अभी वर्क लाइफ है, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, और काम का भी बहुत सारा प्रेशर होता है, उसका भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है, तो उसका जो इफेक्ट बॉडी पे होता है, तो उसके लिए क्या करें, कैसे स्ट्रेस कम करें? क्योंकि अभी काम तो ऑफिस में नहीं है, घर पे ही काम करना है बहुत सारे लोगों को, घर पे ही, उसके बाद लैपटॉप बंद करके घर में ही है, तो स्ट्रेस लेवल कैसे कम करें? एक तो स्ट्रेस के लिए तो मैंने बताया कि मेडिटेशन एक अच्छा उपाय है। थोड़ा सा कभी कभी आंख बंद कर कर बैठने का थोड़ा सा स्वभाव बनाइए, थोड़ा सा ठीक से मौन बैठकर आंख बंद कर कर बैठते हैं, और अपना जो रेस्पिरेशन है उस पर थोड़ा ध्यान देकर रेस्पिरेशन का जो चल रहा है रेट, उसको धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं, तो धीरे धीरे बाकी जो मन में आने वाले विचार है, और ये जो अपना अपना भी एक ब्रेन है ना, एक कंप्यूटर है, उसको भी तो थोड़ा सा रेस्ट की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कुछ प्रयोग है मेडिटेशन वाला। और योग निद्रा को आपको तो मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, या भारतवर्ष में आपको उसको भेजने का भी प्रयास करूंगा। एक पौन आधे घंटे का एक होता है वो पूरा सेशन, ऐसा सोकर पूरा करने का अभ्यास है वो, उससे बहुत अच्छा लाभ है। जैसा सुदर्शन क्रिया जो है ना, रविशंकर जी का सुदर्शन क्रिया नाम से वो चलता है, वो एक ही है सब। ये जो मेडिटेशन के जितने भी प्रकार है, उसको करने से ये स्ट्रेस का जो मसला है, और ऐसा है कि ऑफिस के बाद, ऑफिस बंद होने के बाद भूलना चाहिए, ये आदत लग। ऑफिस के बाद घर में नहीं, फैमिली में नहीं आना, और फैमिली का जो है कुछ थोड़ा स्ट्रेस, वो ऑफिस में नहीं आना, तो ये ठीक से चलेगा। तो इसका बैलेंस करने का तो स्वभाव बनाना पड़ेगा। आपको वो गणेश जी का परिवार मालूम है कि नहीं? गणेश जी का जो परिवार है ना, गणेश जो है ना, भगवान गणेश जी, उनके जो फादर है शंकर जी है,
माता पार्वती है और उनके भाई कार्तिकेय है। और ये जो है पूरा मंत्रिमंडल, जो इनका जो परिवार है, उनके परिवार के उनके जो वाहन है, जो चलने के साधन है, वो जरा देखिए ना कैसे है। नंदी है इनका, शंकर जी का, और पार्वती जी का वो सिंह है, और इनका जो है कार्तिकेय जी का, उनका तो मयूर है, वो जो मोर बोलते हैं उसको हिंदी में, वो है। गणेश जी का तो चूहा है। और ये जो सब है इनके जो है, ये सब विरुद्ध है, फिर भी एक परिवार है कि नहीं है परिवार। तो परिवार में सबको साथ रहते समय अपना जॉब है, अपना ऑफिस है, अपना व्यवसाय है, इसका और बैलेंस करने की आदत लगाना, इसका स्ट्रेस कहाँ तक लेना। और ऐसा है कि हम स्वस्थ है तो पूरी दुनिया है ना हमारे लिए। पूरा स्ट्रेस लेकर हम पूरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते। ऐसा करेंगे तो कुछ ज्यादा लाभ नहीं है। पैसा तो लगता है जीने के लिए, लेकिन उसका भी कितना कितना पैसा लगने वाला है, उसका भी एक समाधान का भी एक रास्ता खोजना चाहिए। कहाँ तक दौड़ना, ये भी है ना। जैसा है ना कि भाई वो राजा ने कहा था उसको कि भाई आप जितना सुबह से शाम तक जितना आपको दौड़ना है और दौड़कर वापस भी आना है, तो जितना दौड़ोगे और वापस आओगे उतनी जमीन आपको हम दान दे देंगे। तो अपने लालसा में दौड़ते रहा तो इतना दौड़ा कि उसके ध्यान में आया नहीं कि अपने को लौटकर भी राजा के पास जाना है तो उतनी जमीन मिलेगी। तो वो कहानी में ऐसा बताया कि फिर वो उसको जब ध्यान आया कि भाई लौटना चाहिए, जब लौटा तो सूरज डूबने को आया, तो ज्यादा जोर से दौड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। और उसको कितनी जमीन लगी? वो 3.5 हाथ जो बोलते हैं ना, 3x6 का गड्ढा बनाकर उसको, और उतनी जमीन उसको लगी। तो एक अपने जीवन का एक लक्ष्य को बनाना चाहिए कि मुझे मेरे तो फैमिली की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, मैं जिस देश से आए उसकी भी जिम्मेदारी है, और ये सबको संभालने की मेरा जॉब है, मेरा व्यवसाय है। तो उसको ठीक से मैं करूंगा, उसका सब पूरा बैलेंस मैं करूंगा। और कुछ नहीं, ट्रेस भी कुछ नहीं, काय को इतना ट्रेस लेकर ज्यादा पैसा कमाने से अभी लाभ भी क्या है? यदि आप व्याधिग्रस्त है, पैसा तो है लेकिन व्याधि भी बढ़ रही है, तो उसका भी थोड़ा सा बैलेंस करने की और स्वभाव बनाना पड़ेगा। वो बनाने से ही आपको आनंद उसका मिल सकता है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है केयूर जी से। एसिडिटी एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों को अभी हो रहा है, इसके लिए कुछ होम रेमेडीज आप बता सकते हैं या प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ है जिससे एसिडिटी कम हो? एसिडिटी में तो होने के कारणों में एक तो ज्यादा स्पाइसी फूड्स, ज्यादा तेज भोजन करना, ज्यादा जागरण यानी नींद समय पर नहीं लेना, कम नींद लेना, और स्ट्रेस, इन सब का एक कॉमन इफेक्ट एसिडिटी होती है। तो समय पर भोजन करने की आदत लगाना, ज्यादा बाहर का भोजन नहीं, स्पाइसी फूड्स ज्यादा नहीं। एक 6 घंटे की 7 घंटे की नींद, समय पर भोजन, ये यदि मिलता है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन उपाय, जो उसके जो कुछ मेडिसिन है उसमें तो आपको तो मिलेगा, आपको आप जानते भी है, आप लेते भी होंगे। लेकिन ये जो अदरक है ना, अदरक जो होता है उसका उपयोग, अजवाइन का उपयोग एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो सूखा अदरक होता है जिसको हम सौंठ कहते हैं, उसको शक्कर के साथ उसका पाउडर बनाना, उस शक्कर के साथ थोड़ा आधा चम्मच लेने से एसिडिटी कम होती है। एसिडिटी में जो देसी घी है, प्योर जो घी है, उसका थोड़ा 2-3 चम्मच लेना भी अच्छा रहता है। जिनको वजन का ज्यादा वेट का प्रॉब्लम है, उनको घी कम खाना ऐसा तो बताते हैं, लेकिन A2 मिल्क से बना जो घी है, यदि आप उधर मिलता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आप जानकारी लीजिए। तो A2 टाइप का जो मिल्क है, वो देशी गऊ का जो दूध है। और घी जो है, वो घी की जो व्याख्या बनी है उसमें घी को गर्म करना, उस पर जो ये आती है क्या बोलेंगे उसको, मलाई, उसका दही बनाना, दही को मंथन करना, और उसका जो मलाई बनता है उसको जो कहते हैं क्या बोलते हैं उधर मुझे मालूम नहीं, तो उसका बटर जो होता है,
और उसको गर्म करने के बाद जो बनता है वही घी है। बाकी जो रेडीमेड जो आजकल मिलता है ना घी, उसका ज्यादा लाभ नहीं होता। और चिल्ड ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है तो थोड़ा जो दूध है, थोड़ा एकदम ठंडा वाला, एकदम चिल्ड मिल्क, थोड़ा घूट घूट लेने से एसिडिटी और कम होती है। ज्यादा भूखा रहने से भी एसिडिटी कई लोगों को होती है, तो समय पर खाना ये भी बहुत आवश्यक होता है। ज्यादा दिन एसिडिटी रहने से अल्सर्स डेवलप होते हैं, फिर वो जरा मुश्किल बात होती है। तो ऐसे अल्सर से बचने के लिए, एसिडिटी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए जो 3-4 बातें मैंने बताई, उसका उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप उससे बच सकते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें आज बताई है। मुझे लगता है कि जो हमारे स्वयंसेवक है, स्वयंसेविका है, उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। उनके जो आंसर्स, उन्होंने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, उनके जवाब उनको मिल गए हैं।